स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारे भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट 77% है और देश नए और मॉडर्न आइडियाज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना समाज के लिए बहुत मुश्किल है, और ऐसा ही कुछ प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क के केस में भी देखा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग प्रोफेशन होने के बावजूद भी आज तक इस $1 बिलियन इंडस्ट्री को ऑर्थोडॉक्स नजरिए से देखा जाता है। यानी भारत में न सिर्फ ये टैबू है बल्कि ओपनली इसके बारे में डिस्कस करना भी बुरा माना जाता है। लेकिन आपको इस प्रोफेशन से जुड़े एक इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में बताएं तो दुनिया भर का प्रोस्टिट्यूशन मार्केट श्रीलंका की टोटल GDP का 2.5 गुना है, और भारत में भी आज लाखों महिलाएं सेक्स वर्किंग को अपनी लाइवलीहुड की तरह देखती हैं, जिनके पास इसके अलावा कोई और स्किल एजुकेशन नहीं होता। इसलिए एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन अलग अलग फॉर्म से होते हुए आज रेड लाइट एरियाज तक आ गया है। लेकिन आज भी इस प्रोफेशन के लीगल होने के बावजूद इसकी लीगलिटी को प्रूव करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जिसकी वजह से देश की लाखों महिलाएं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चुनने की वजह से सब सिटीजन या थर्ड क्लास सिटीजन की तरह दिखाई देती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री के साथ ही साथ इंडिया में सेक्स वर्कर्स की कंडीशन और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल प्रोविजन के साथ जोड़ना सही है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जाम के जीएस पेपर फर्स्ट में सोशल इश्यूज टॉपिक और जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड पॉलिसीज टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया की बात करें तो आज से लगभग 4400 साल पहले मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन में प्रोस्टिट्यूशन के रिकॉर्ड पाए जाते हैं। लेकिन अगर भारत में इसके एवोल्यूशन की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिस किया जाता रहा है। भारत में तब नगर वधु का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसमें बहुत कॉम्पिटिशन के बाद एक स्त्री को पूरे नगर या शहर के लिए चुना जाता था, और शहर के सभी पुरुष उस स्त्री के यहाँ उसका नृत्य देखने के लिए जाया करते थे, और शहर के राजा महाराजा उस स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे। इसके बदले राजा उनका पालन पोषण अपने पैसे से करते थे, और देखा जाए तो यही प्रथा मुगल काल में हरम और तवायफ के रूप में पॉपुलर हुई, और इस एरा में प्रोस्टिट्यूशन देश में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर सामने आया। लेकिन अगर मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन की बात करें तो भारत में ये कोठा कल्चर के रूप में पॉपुलर हुआ, और आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 16th एंड 17th सेंचुरी में गोवा पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करता था, जहां पर जापानीज विमेन स्लेव्स की तरह काम किया करती थी, और ये अधिकतर कम उम्र की लड़कियां होती थीं, जिन्हें मर्चेंट्स अपने साथ जापान से लेकर आते थे। इस बीच इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन के लिए दूसरे देश की लड़कियों को लाया जाता था। साथ ही जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके साथ उनके सोल्जर्स भी आए, इसलिए उनका ये सोचना था कि उनके सैनिकों को सालों साल इसी जगह पर रहकर ब्रिटिशर्स के बिजनेस को और बढ़ाना था। इसलिए अपने सैनिकों के सेक्सुअल अर्ज को फुलफिल करने के लिए अपने साथ यूरोपियन विमेन को भी ले आते थे। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में सैनिकों के कैंप के पास ही कोठे बनवाए, जहां सैनिक अपनी मर्जी से सेक्स करने के लिए जा सकते थे। दोस्तों, इन इलाकों को उस दौर में ही रेड लाइट एरियाज के नाम से मार्क कर दिया गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे कोठे स्टेट यानी कि उस समय के अंग्रेज बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के चलाते थे, और 18th सेंचुरी तक ये कोठा कल्चर पूरे भारत में फैल चुका था। लेकिन अब सिनेरियो भी बदलने लगा और कोठे में भारत के छोटे छोटे इलाकों की लड़कियों को भी भर्ती किया जाने लगा, जिसके लिए सीधे ब्रिटिश अथॉरिटी उन्हें पैसे देने लगी। देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए 1864 में एक एक्ट भी बनाया गया था, जिसे उस दौर में कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1864 कहा जाता था, जिसकी मदद से भारत में प्रोस्टिट्यूशन को स्ट्रक्चरल ढंग से चलाया जाने लगा। इसके तहत भारत में हर ब्रिटिश मिलिट्री बेस के पास एक कोठा बनवाया गया, जिसमें करीब 15 विमेन हुआ करती थी, जिन्हें चकला कहा जाता था, और एक कोठा किसी एक पर्टिकुलर ब्रिटिश रेजिमेंट के सैनिकों को
दे दिया गया था जहां औरतों को सिर्फ और सिर्फ उसी रेजिमेंट के सोल्जर्स के साथ सेक्स करने की परमिशन थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोग भी बहुत बड़े नंबर्स में ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा होने लगे और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कोठा कल्चर को यहाँ के लोगों के लिए आम कर दिया, जो कि आज भी मौजूद है और जिसे आज तक रेड लाइट एरिया के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने ज्यादातर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में ही ऐसे प्लेसेस बनवाए थे, लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई लीगल प्रोविजन नहीं बचा और इसे एक तरह से समाज की गंदगी के तौर पर देखा जाने लगा। इसकी वजह से सोसाइटी में इस प्रोफेशन को ना तो मान्यता मिली और न ही उसकी लीगलिटी को अपनाया गया, बल्कि उसके बदले सेक्स वर्कर्स को किसी न किसी तरीके से पुलिस और कानूनी दांवपेच में फंसाया ही जाता रहता है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे देश में रेड लाइट पर रोजाना करीब 5 लाख लोग सेक्स वर्कर्स के संपर्क में आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 110 रेड लाइट एरिया हैं। भारत में अनऑफिशियल तौर पर 6 से 10 मिलियन प्रोस्टिट्यूट की मौजूदगी मानी जाती है और यही कारण है कि आज भारत में वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल सेक्स इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़ी औरतों की दिक्कतें और उनकी वेलबींग समस्याएं भी अपने आप में बहुत बड़ी हैं, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से सेक्स वर्क को लीगल प्रोफेशन माना जा सकता है। इसलिए संविधान सेक्स वर्कर्स को भी राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन संविधान का ये प्रावधान भी सेक्स वर्कर्स को समाज में उनके अधिकार नहीं दिलवा पाता है। आपको बताएं कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो इस प्रोफेशन को चुनती हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत खराब होता है, इतना खराब कि उनके पास देह व्यापार के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। साथ ही जो वुमेन शादी के बाद इस प्रोफेशन को चुनती हैं, उनमें पुअर सोशियो इकोनॉमिक के अलावा वायलेंस और मैरिज एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े सीरियस मुद्दे होते हैं। दोस्तों, आमतौर से फिल्मों के जरिए धारणा बन जाती है कि सेक्स वर्कर्स या प्रोस्टिट्यूट किसी साजिश का शिकार होकर या किसी के बहकावे में आकर इस प्रोफेशन में फंस जाती हैं। जबकि द इंडियन एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2019 की माने तो लगभग 68% वुमेन सेक्स वर्क जैसे प्रोफेशन को खुद ही चुनती हैं। इसलिए सवाल बड़ा होता है कि क्या उनकी चॉइस को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, जिसका जवाब आप हमें इस कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, इसी अनएक्नॉलेजमेंट की वजह से सेक्स वर्कर्स में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन या कोई स्किल होती है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं ऐसे ही मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आती हैं कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से ज्यादा आसान इस प्रोफेशन को चुनना लगता है। इसलिए उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता। अगर सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो इंडिया में सेक्स वर्कर्स के साथ एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी समस्या है लिमिटेड एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन। दोस्तों, इस प्रोफेशन के सेक्रेटिव नेचर ऑफ वर्क, सोशल स्टिग्मा और अपनी आइडेंटिटी एज ए वर्कर डिक्लेयर करने में जो उनका रिलेक्टेंस है, उसकी वजह से उन्हें समाज में उपेक्षा झेलनी पड़ती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेक्रेटिव नेचर ऑफ वर्क की वजह से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में सेक्स वर्कर्स के रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता। यही वजह है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी वेलफेयर स्कीम्स भी होती हैं, वो इन तक नहीं पहुंच पाती। अब इसका रिपरकेशन ये होता है कि सेक्स वर्कर्स अपनी पहचान छिपाने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अपने प्रोफेशन की वजह से अशेम्ड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समाज की हिंसा और स्टिग्मा से बचना चाहती हैं, जिसमें स्टेट और पुलिस भी शामिल होती है। इसी वजह से बहुत सी वुमेन आज भी अपने सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी को छिपाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर या डेली वेज लेबर की तरह काम भी करती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के काम के लिए समाज में एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए इस तरह के काम उन्हें सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी छिपाने में ज्यादा मदद करती हैं। दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दरअसल सेक्स वर्कर्स एसटीडीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल माने जाते हैं और इसमें बड़ी समस्या है एचआईवी की। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की माने तो ग्लोबली सेक्स वर्कर्स में दूसरी महिलाओं की अपेक्षा एचआईवी से इन्फेक्टेड होने के चांसेस 13.5% ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एशिया की बात करें तो 30% से ज्यादा सेक्स वर्कर्स एचआईवी के साथ जी रही हैं। देखा जाए तो इंडिया में भी खराब वेलफेयर स्कीम्स की वजह से एचआईवी स्प्रेड सेक्स वर्कर्स के बीच बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉस्पिटल्स या किसी मेडिकल सेंटर पर भी इनके हेल्थ से जुड़े इश्यूज को रिजॉल्व करने से मना कर दिया जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक स्टडी की माने तो जिन सेक्स वर्कर्स ने उनके सर्वे में हिस्सा लिया था, उनमें से 2/3 ऑफ द सेक्स वर्कर्स का हॉस्पिटल या रिहेबिलिटेशन सेंटर का एक्सपीरियंस काफी नेगेटिव था। दोस्तों, कुछ केसेस में तो एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक भी था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेक्स वर्कर्स को इंडिया में राइट टू लाइफ के लिए जरूरी हेल्थ केयर भी नहीं मिल पा रहा है और उन्हें अपने इस अधिकार के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं होता। उनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करे। जैसे कि पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी मदद नहीं करना चाहते, बल्कि उसके उलट उन्हें ही परेशान करते हैं और उन्हें अरेस्ट करने की भी धमकी देते रहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से देखें तो इंडिया में सेक्स वर्कर्स को आइडेंटिटी, एजुकेशन, डिग्निटी, हेल्थ और ऑटोनॉमी जैसे बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जो कानून की नजरों में इलीगल नहीं है, लेकिन मोरल ग्राउंड्स पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है।
दोस्तों आपको शायद ही पता होगा कि इंडिया में सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड नहीं बनाए जाते। उनके पास अपना कोई डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट तक नहीं होता। उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होने के नाते ना तो उन्हें पैन कार्ड मिलता है और ना ही उन्हें वोटिंग कार्ड मिल पाता है। ऐसे में देश में मौजूद इतने बड़े तबके को उसके अधिकारों से इतने सालों तक दूर रखा गया है। इसलिए बहुत से एनजीओज और एक्टिविस्ट इस बात की मांग करते आए कि सेक्स वर्क को ही लीगल करना काफी नहीं है, बल्कि उनकी लीगलिटी को भी लीगल प्रोविजंस के तहत क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। दोस्तों पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात कहकर खूब तारीफ बटोरी की। देश में सेक्स वर्किंग इलीगल नहीं है, इसलिए जो भी अपनी इच्छा से बिना जबरदस्ती के देखिए किसी से पैसे के बदले सेक्स से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे देश में हर प्रोफेशन के लोगों को बराबर सिक्योरिटी और इज्जत दी जाती है, वैसे सेक्स वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए और उनके बच्चों को भी जबरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर उनसे अलग करने से पहले पुलिस की पूरी जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए, फिर चाहे भले ही उसके लिए पुलिस को डीएनए की जांच ही क्यों न करवानी पड़े। दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह माना है कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी विमेंस के राइट एक्सप्लॉइट होते आए हैं, इसलिए आज देश की 1 मिलियन पॉपुलेशन को उनके राइट्स देना एक हद तक बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल ही साफ है कि लीगल प्रोविजन में प्रोस्टिट्यूशन को जगह देने का काम देश की संसद का होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को प्रोस्टिट्यूशन को एक्नॉलेज करना होगा। अब चूंकि इंडिया में किसी भी लीडर की इमेज में उसकी मोरलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसे फॉलो किए बिना लीडर्स चुने नहीं जा सकते, इसलिए सोसाइटी में जो चीजें टैबू हैं या जिन्हें इमोरल की कैटेगरी में रख दिया गया है, अगर उसे कोई गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है तो लोगों के बीच उस गवर्नमेंट की मोरलिटी करप्ट मान ली जाती है, जिसका रिजल्ट होगा इलेक्शन में हार। इसलिए आजादी के बाद से ही प्रोस्टिट्यूशन के मुद्दे पर कोई भी सरकार ओपन होकर सामने नहीं आ पाई। 1 मिलियन की पॉपुलेशन किसी भी तरीके से वोट बैंक नहीं बन पाती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इन लोगों का आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड तो होता नहीं, इसलिए ये वोट डालने भी नहीं जाते। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी इनके लीगल प्रोविजंस को मुखरता से सामने नहीं लाती है, जिसके चलते आज तक भारत में प्रोस्टिट्यूशन $1 बिलियन इंडस्ट्री होने के बावजूद भी सफर कर रही है। दोस्तों 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी कि इटपा नाम का एक कानून बनाया, जिसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया था कि सेक्स वर्क के लिए फोर्सफुल ट्रैफिकिंग, कोठा या फिर ब्रॉथल्स ऑपरेट करना गैर कानूनी है, लेकिन उसमें भी अपनी इच्छा से प्रोस्टिट्यूशन को चुनने वालों को इलीगल नहीं कहा गया था। अब इस कानून को ध्यान में रखते हुए हम अपने संविधान के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G की माने तो हर नागरिक को अपनी इच्छा से उस प्रोफेशन या बिजनेस को चुनने का अधिकार होता है, जो कि कहीं से भी इलीगल नहीं है। ऐसे में इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में पूरे तरीके से कानूनी हो जाता है। साथ ही अनऑफिशियल तौर पर जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से भारत की इंडस्ट्री आज $multi-billion की हो चुकी है। अब जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो इसे सरकार ऑफिशियल या ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं कर रही? क्यों इस पर भी टैक्स लगाकर इसे बाकी प्रोफेशन की तरह नॉर्मल नहीं कर रही? ये सवाल कई बार पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों पॉलिटिकल रीजंस के अलावा अगर कुछ जेन्युइन रीजंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है विमेन ट्रैफिकिंग। आज भारत में प्रोस्टिट्यूशन के साइड इफेक्ट के तौर पर सबसे बड़ा नाम विमेन ट्रैफिकिंग का आता है, जिसमें जबरदस्ती कम उम्र की लड़कियों को कोठे पर भेज दिया जाता है। और यही वजह है कि आज जितने भी प्रोस्टिट्यूट कोठे पर जाती हैं, उनकी उम्र अधिकतर 18 साल से कम ही होती है। इसलिए अगर सरकार इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है तो वो इस ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देने जैसा हुआ, जिसके लिए शायद कोई भी गवर्नमेंट तैयार ना हो। देखा जाए तो पहले इस विमेन ट्रैफिकिंग वाले मुद्दे से निपटना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है। दोस्तों एनसीआरबी के डेटा की माने तो 2022 में 6500 से अधिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें से 60% विक्टिम्स विमेन या गर्ल्स ही थी। दोस्तों एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये नंबर्स और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। ऐसे में अगर गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को ऑफिशियल करती है तो ये केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जितनी भी औरतें इस प्रोफेशन से जुड़ी हैं उनके बीच एचआईवी एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि उनमें से बहुत सी औरतें एचआईवी पॉजिटिव हैं। और अगर सरकार इन सब की जिम्मेदारी लेने लगती है तो फिर सबसे पहले उसे बहुत बड़े स्तर पर एचआईवी वाले इस प्रॉब्लम को खत्म करवाना होगा, जो कि अभी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको ऑफिशियल या ऑर्गेनाइज करवाने के पक्ष में आर्ग्यूमेंट देने वाले लोग दूसरे देशों का एग्जाम्पल देते हैं, जहां प्रोस्टिट्यूशन गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन का हिस्सा है। ऐसे देशों में सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। साथ ही सरकार इसके बदले उन सेक्स वर्कर्स के साथ खड़ी रहती है और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनको मारने पीटने की जगह उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। साथ ही अगर उन देशों की बात करें जो प्रोस्टिट्यूशन को रेवेन्यू का सिस्टम मानते हैं और इस पर बाकी बिजनेस की तरह टैक्स लगाते हैं, तो प्राइस एंड स्टैटिक्स ऑफ द ग्लोबल सेक्स ट्रेंड की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। चाइना हर साल सेक्स वर्किंग और प्रोस्टिट्यूशन से लगभग $73 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। साथ ही बहुत से देश रिप्यूटेड सेक्स टूरिज्म के जरिए भी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर ये इंडिया में ऑफिशियल होता है तो ये इकोनॉमी को भी बेनिफिट्स पहुंचा सकता है। साथ ही साथ सेक्स वर्कर्स के बेसिक राइट्स भी उन्हें प्रोवाइड करा सकता है। दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो प्रोस्टिट्यूशन भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है और आज भी एक बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं।
लेकिन सरकारी एजेंडा और लीगल प्रोविजन का हिस्सा न होने की वजह से उन्हें अपनी इच्छा से चुने हुए प्रोफेशन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समाज जहां इसे मोरल ग्राउंड पर अपनाने से मना कर देता है, वहीं सरकार इसे पॉलिटिकली और सोशल रीजन की वजह से एक्नॉलेज नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेक्स वर्कर्स को उनके बेसिक राइट्स और काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, अगर उतना ही एश्योर कर दिया जाए तो हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी महिलाओं की स्थिति काफी सुधर जाएगी। साथ ही गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बनानी चाहिए जो स्पेशली इन महिलाओं के वेलफेयर और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद करे, जिससे देश की करीब 10 लाख औरतें सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चुनने की वजह से मार्जिनलाइज्ड न कर दी जाएं। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेक्स वर्कर्स हैव बीन स्ट्रक्चरली केप्ट आउटसाइड द डायमेंशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एनालाइज विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।